हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीआरएस एजुकेशनल ट्रस्ट। और आज हम डी फार्म सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जिसका चैप्टर 1 आज हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, हिस्ट्री एंड वेरियस एक्ट्स रिलेटेड टू ड्रग्स हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसा कि सब्जेक्ट है हमारा फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो लॉ क्या होता है? लॉ से आप क्या समझते हैं? कोई भी एक जो सेट ऑफ रूल होता है डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट। कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है। गवर्नमेंट और अथॉरिटीज, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट और अथॉरिटीज डिसाइड करती है कि पीपल को क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे कि सामाजिक तौर पे बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो लॉ के अंदर हम गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज रूल बनाती है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करते हैं। इसी प्रकार जो फार्मेसी में मेडिसिन के लिए रूल्स बनाए गए हैं, हम उसको पढ़ेंगे फार्मेसी लॉ में। और एथिक्स का मतलब मैनर है। एथिक्स आर द प्रिंसिपल दैट गाइड अ पर्सन और सोसाइटी टू डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग और राइट एंड बैड और गुड। इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ये एथिक्स के अंदर कवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जनरल प्रिंसिपल पढ़ेंगे। रूल ऑफ लॉ, फर्स्ट जो रूल है वो है रूल ऑफ लॉ, जिसके अकॉर्डिंग ऑल इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशनल आर सब्जेक्ट टू द लॉ। इट मीन्स, इससे हमें क्या समझ आता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, ऑल इंडिविजुअल, सबके लिए और सारे इंस्टीट्यूशन के लिए एक लॉ बनाया गया है। उस लॉ को हमें फॉलो करना होता है। दैट कम्स अंडर रूल ऑफ लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ। इट मीन्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ का क्या मतलब हम समझ पा रहे हैं कि सबके लिए जो रूल है वो इक्वल होना चाहिए, जिसके अंदर जैसे कोई अमीर है या गरीब है उसके अकॉर्डिंग किसी में पक्षपात नहीं करना है। सबके लिए सेम पेनल्टीज होंगे ऑफेंसेस के लिए। थर्ड है हमारा लीगल सर्टेनिटी। लीगल सर्टेनिटी का क्या मतलब है? लॉज मस्ट बी क्लियर एंड प्रिडिक्टेबल। मतलब कि जो भी लॉज बनाए गए हैं, कानूनी निश्चितता करी गई है, वो स्पष्ट रूप से पूर्ण अनुमानित होने चाहिए। मतलब पहले से डिसाइड होना चाहिए कि कोई भी अगर ऑफेंस कोई करता है, यानी कोई अपराध करता है, उसके लिए क्या पेनल्टीज हैं जो पर्सन को बियर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है फेयरनेस एंड जस्टिस। लॉ एंड लीगल प्रोसेस शुड बी इम्पार्शियल एंड जस्ट। इट मीन्स कि जो भी अगर किसी ने कोई ऑफेंस कर दिया, ठीक है, उसके अंदर जो जस्टिस है वो फेयर होना चाहिए। ये ना हो कि अगर कोई पैसे वाला है या फिर कोई पावरफुल पर्सन है, उसके लिए अलग से जस्टिस जो है वो अच्छे से ना करा जाए, या जो गरीब है उनके लिए अलग तरीके से रूल करा जाए। तो इससे क्या समझ आता है कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए। न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लीगल प्रोसीडिंग्स मस्ट फॉलो एस्टेब्लिश्ड रूल एंड बी फेयर। इससे क्या समझ पा रहे हैं आप लोग कि जो कानूनी कार्यवाही होती है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी एक दो पहलू हैं, किसी भी एक साइड के लोगों की बात सुन के कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। उसके दोनों तरफ का हमें देखना पड़ेगा कि क्या सर्कमस्टांसेस थे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोपोर्शनैलिटी। लीगल एक्शंस एंड पेनल्टीज शुड बी एप्रोप्रिएट टू द ऑफेंसेस।
प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या है? लीगल एक्शंस और पेनल्टीज जो होनी चाहिए वो जेन्युइन होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर किसी ने फॉर एग्जांपल अगर किसी ने चोरी कर ली तो उसको फांसी पे तो नहीं लटका दोगे आप, है ना? उसके लिए कोई छोटी मोटी पेनल्टी होनी चाहिए। ये नहीं कि छोटी सी गलती के लिए भी एक बड़ा उसे पेनल्टी देनी पड़े। नेक्स्ट है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। इंडिविजुअल्स आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। इसका मतलब ये है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन है, जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता कि उस इंडिविजुअल ने ही ऑफेंस करा है, तब तक वो इनोसेंस ही है। जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता तब तक वो इनोसेंट ही कहलाएगा। आप पहले ही उसे गिल्टी नहीं बोल सकते। तो नेक्स्ट है नॉन रिट्रोएक्टिविटी। लॉज कैन नॉट बी अप्लाइड टू एक्शंस कमिटेड बिफोर द लॉ वॉज इंटेक्टेड। इट मीन्स कि कोई भी नियम, कोई भी कानून जब बना है, अगर उससे पहले कोई गलतियां हुई हैं किसी से भी, तो उसे कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होगी। वो कोई ऑफेंस नहीं कहलाएगा कि उसने कोई अपराध किया है या गलती करी है। जब से रूल बनेगा उसके बाद ही वो फॉलो होना स्टार्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है गुड फेथ। पार्टीज मस्ट बी ऑनेस्ट इन लीगल डीलिंग्स। इसमें क्या समझ पा रहे हैं कि अगर टू पार्टीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रॉपर्टी का हम एग्जाम्पल ले लें, अगर कोई प्रॉपर्टी एक बायर है और एक सेलर है, तो दोनों के बीच में जो भी डीलिंग्स होंगी वो लीगली जो डीलिंग्स होंगी वो ऑनेस्ट होनी चाहिए। दोनों के बीच में फेयरनेस होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। कोई भी चीज, कोई अगर ऐसी बात है वो आपस में छुपानी नहीं चाहिए। अगर वो छुपाया है तो वो बैड फेथ होगा। अगर क्लियरली पहले ही सब बता दिया गया है तो वो गुड फेथ के अंडर कवर होगा। इसलिए ये बोला गया है पार्टीज मस्ट बी ऑनेस्टली इन लीगल डीलिंग्स। नेक्स्ट क्या है पॉइंट? एक्सेस टू जस्टिस। एवरीवन कैन सीक लीगल रेमेडीज थ्रू द कोर्ट्स। इट मीन्स अगर किसी भी पर्सन को, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर विदाउट नोटिस और कुछ भी अगर गलत नहीं करा है और उसके ऊपर ब्लेम डाल के जॉब से निकाल दिया फॉर एग्जाम्पल, तो उसके पास राइट है कि वो जाके कोर्ट में लड़ सकता है। ठीक है। और अगर वो गरीब है, नहीं है उसके पास पैसे, तो वो कोर्ट से गवर्नमेंट जो लॉयर होता है वो भी अपॉइंट कर सकता है। ठीक है। तो ये 10 लॉज हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं जो हमने पढ़ा है अभी। ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ पॉइंट्स। रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लीगल सर्टेनिटी, फेयरनेस एंड जस्टिस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोपोर्शनैलिटी, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, नॉन रिट्रोएक्टिविटी, गुड फेथ एंड एक्सेस टू जस्टिस। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। हिस्ट्री। जैसे कि मैंने चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही बताया, हम पढ़ेंगे लॉ, प्रिंसिपल ऑफ लॉ, हिस्ट्री। ठीक है। एंड वेरियस एक्ट्स रिलेटेड टू ड्रग्स। तो जनरल प्रिंसिपल अभी हमने पढ़ा कि क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं फार्मेसी लॉ के लिए। अब हम हिस्ट्री पर आ जाते हैं। हिस्ट्री मतलब इतिहास, कैसे कैसे फार्मेसी का स्टार्ट हुआ है, सेटअप हुआ है प्रीवियस सालों से, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो 1811 में मिस्टर बाथगेट थे। इन्होंने फर्स्ट केमिस्ट शॉप इंडिया में ओपन करी। 1811 में मिस्टर बाथगेट जो थे, इन्होंने केमिस्ट शॉप स्टार्ट करी इंडिया में। जो पहली बार केमिस्ट शॉप स्टार्ट हुई वो हुई है 1811 में। उसके बाद 1901 में
आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जी ने एक बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्कशॉप, एक स्मॉल फैक्ट्री स्टार्ट करी, जो कि कलकत्ता में स्टार्ट करी है, वो 1901 में स्टार्ट करी है। उसके बाद 1903 में एक स्मॉल फैक्ट्री पैरेल में, बॉम्बे में है जो जगह, वहां पे एक स्मॉल फैक्ट्री स्टार्ट करी है प्रोफेसर टी.के. गज्जर ने, जो आज के टाइम में अलेम्बिक केमिकल वर्क्स के नाम से जानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है 1948 में इंडियन फार्माकोपियल कमेटी के जो चेयरमैन हैं B.N. घोष ऑफ कलकत्ता, उन्होंने इंडियन फार्माकोपिया कमेटी को बनाया। कब बनाया है? 1948 में B.N. घोष ने कलकत्ता में। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ड्रग इंक्वायरी कमेटी के अंदर क्या होता है, जो मैं बता देती हूँ पहले। 11 अगस्त 1930 में ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, जो कि चेयरमैनशिप अंडर लेट कर्नल R.N. चोपड़ा के अंडर बनाई गई। ये इनका क्या काम होता था ड्रग इंक्वायरी कमेटी का, कि ड्रग कहाँ से कितनी इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, लीगली हो रही है या नहीं हो रही है, ये सब ड्रग इंक्वायरी इन कमेटी के अंडर कवर होता था। नेक्स्ट 1932 में M.L. श्रॉफ सर, प्रोफेसर M.L. श्रॉफ जो थे, उन्होंने इनिशिएटिव फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एट द यूनिवर्सिटी लेवल इन BHU स्टार्ट करा। यानी कि BHU में पहली बार फॉर्मली डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स जो एस्टैब्लिश हुआ 1932 में हुआ। प्रोफेसर M.L. श्रॉफ ने 1932 में पहली बार BHU में फार्मेसी एजुकेशन को स्टार्ट करा है। 1940 में क्या हुआ है, जो ऑल इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन है, वो स्टैब्लिश हुई है 1940 में, जो क्या किसको प्रमोट करती है, एडवांसमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया, कि इंडिया में फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च अच्छे से हो, वो प्रमोट किसके अंडर हो रहा है, 1940 के अंडर, जिसका अंडर फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन उसे रेगुलेट करती है। नेक्स्ट है 1940 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स 1945। जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक के लिए एक्ट बनाया गया वो 1940 में बना है, लेकिन इसका रूल 1945 में आया है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंश्योर करें कि ड्रग और कॉस्मेटिक्स जो हैं वो सोल्ड हो इंडिया में सेफली, इफेक्टिव हो, कंफर्म टू प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। मतलब जो भी ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स इंडिया में बेची जा रही हैं, उनकी सेफ्टी, एफिकेसी और स्टैंडर्डाइजेशन, उनका स्टैंडर्ड जो है वो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, वो 1940 एंड 1945 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर चेक किया जाता है। द ड्रग्स एक्ट वॉज फॉर्मुलेटेड इन 1940, दैट इज परसुएंस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ चोपड़ा कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन इन 1930 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 1940 का जो एक्ट बताया मैंने आपको, ये चोपड़ा कमेटी के अंडर 1930 में जो गवर्नमेंट ने बनाई है, उसके अंडर ही 1940 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को बनाया और रूल्स को रेगुलेट करा गया है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 1948 फार्मेसी एक्ट 1948। इन 1948 हमारा जो फार्मेसी एक्ट है वो कब आया है, 1948 में।
जो क्या रेगुलेट करता है, एजुकेशन एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, कि एजुकेशन जो है और रेगुलेशन है, एजुकेशन एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी को रेगुलेट करने के लिए उसके अंदर क्या क्या रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशन होने चाहिए, वो सब कौन चेक किसके अंडर आता है, फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर सब मेंशन्ड है। नेक्स्ट 1949 फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। 1948 जो हमारा फार्मेसी एक्ट है उसके अंडर ही 1949 में PCI को एस्टेब्लिश करा गया, जिसके अंडर सबको पता है कि जो भी फार्मेसी करेंगे, आप लोग कर रहे हैं, या जो भी फार्मासिस्ट प्रोफेशंस हैं, उन सबको रजिस्ट्रेशन PCI के अंडर कराना पड़ता है। वो 1949 में एस्टेब्लिश हुआ था। 1955 फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड। इंडियन फार्माकोपिया क्या है, फार्मेसी का ग्रंथ है, जिसके अंदर फॉर्मुलेशन, इंग्रेडिएंट्स, क्या कौन सी कैटेगरी की है, क्या कंप्लीट डिटेल ऑफ मेडिसिन इज मेंशन्ड इन इंडियन फार्माकोपिया एंड दैट वाज पब्लिश्ड इन 1955। ठीक है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया का जो फर्स्ट एडिशन है वो 1955 में आया, 1955 में आया है, उस जिसके अंदर हम मेडिसिन और उसके सारे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट 1985 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस आया है। नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन की ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जिसे नॉर्मली हम लोग नहीं सेल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 1985 में रूल बना है। उससे पहले तो जनरली ये कोई ध्यान नहीं देता था क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। 1985 के बाद रूल बना है कि नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो हैं वो पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन पे ही प्रिस्क्राइब होंगे, या पर्टिकुलर जो कंडीशंस हैं, स्टोरेज कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग रख पाएंगे। तो वो आया है 1985 में। नेक्स्ट है हमारा वेरियस एक्ट्स रिलेटेड टू ड्रग्स एंड फार्मेसी प्रोफेशंस। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, जनरल प्रिंसिपल पढ़ा फार्मेसी लॉ का, उसके बाद हमने हिस्ट्री पढ़ी कि कैसे कैसे वो स्टार्ट हुआ, कब कब कौन से एक्ट्स आए हैं, ठीक है, और उसके अंदर एक्ट्स के अंदर या जो भी रूल्स आए हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, ये सब हमने देखा। अब हम देखते हैं कि वेरियस एक्ट्स रिलेटेड टू ड्रग्स एंड फार्मेसी प्रोफेशन। ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन के लिए कौन कौन से एक्ट्स आए और कब आए, उसके अंदर क्या क्या होता है, हम वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं फार्मेसी एक्ट 1948, जो कि हमने हिस्ट्री में देखा कि 1948 में एक एक्ट आया जिसको फार्मेसी एक्ट के नाम से जाना गया। उसके अंडर क्या होता है, टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी में फार्मेसी का जो प्रोफेशन है उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, क्या उसके अंदर रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, वो सब कवर होगा फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर। नेक्स्ट है हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, रेगुलेट इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया 1940 में, हमने हिस्ट्री में अभी बताया था कि 1940 में क्या है हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, एंड रूल 1945। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स जो है वो इंपोर्ट कैसे हो रही हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सेल कहाँ कहाँ होगा उन ड्रग्स और कॉस्मेटिक का, इन सब के बारे में सारी डिटेल्स जो हैं वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर कवर होता है। नेक्स्ट एक्ट जो है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट
1954 में एक एक्ट आया जिसको ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज के नाम से जाना गया, जिसके अंदर कंट्रोल एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू ड्रग्स, यानी कि कोई भी अगर एडवर्टाइजमेंट हम दे रहे हैं ड्रग्स के लिए, ठीक है, तो उसे कंट्रोल करना इसके अंडर आता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी एक लिमिटेशन है, उसके अंतर्गत ही आप किसी का एडवर्टीजमेंट प्रचार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इनो है एक, ठीक है, उसका एग्जाम्पल जो एड आता है वो क्लेम करते हैं कि 6 सेकेंड्स में आपकी जो एसिडिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसे ही कोई डायबिटीज़ एंटी डायबिटिक ड्रग के लिए, कोई भी कंपनी एंटी डायबिटिक ड्रग के लिए, एंटी कैंसरस ड्रग के लिए क्लेम नहीं कर सकता कि वो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा या ठीक हो जाएगा या कंट्रोल हो जाएगा, वो नहीं कर सकता क्लेम। ये जो कंट्रोल है इन एडवर्टीजमेंट का कंट्रोल, ये आता है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज 1954 के अंडर। ओके, नेक्स्ट है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1955। 1955 में एक एक्ट आया, ठीक है, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, जिसकी कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल, ओपियम एंड इंडियन हेम्प, यानी कि मेडिसिन और टॉयलेट की जो टॉयलेट प्रिपरेशंस होंगी उनकी एक्साइज ड्यूटी, यानी जितना उस पर खर्च किया जाएगा, ठीक है, उसके अंदर अल्कोहल, ओपियम एंड इंडियन हेम्प। इंडियन हेम्प का मतलब होता है गांजा, ठीक है। तो इन पे कितना खर्च करा जाएगा इनकी प्रिपरेशन के लिए। अगर कोई मेडिसिन या टॉयलेट प्रिपरेशन प्रिपेयर करी जा रही है, उनके ऊपर कितना खर्चा करा जाएगा, क्योंकि ओपियम एंड इंडियन हेम्प्स नॉट इजीली अवेलेबल, इतने इजी नहीं मिलते हैं, कॉस्टली भी होते हैं, तो इन पे कितना खर्च करा जाएगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और गवर्नमेंट ने उसके लिए एक बॉडी, एक एक्ट बनाया है जिसका नाम है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज 1955। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO 2013। इनका क्या काम होता है? फिक्सिंग द प्राइजेज ऑफ ड्रग्स एंड देयर फॉर्मुलेशन, ठीक है। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर का क्या काम होता है? ये 2013 में आया है, ठीक है। इनका काम ये होता है कि किसी भी ड्रग का और उसकी फॉर्मुलेशन का प्राइस फिक्स कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। अगर सपोज मेटफॉर्मिन है जो कि एंटी डायबिटिक ड्रग है, ठीक है, गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि मेटफॉर्मिन जो है उसकी पर टैबलेट 25 रुपीज़ से आप ज़्यादा नहीं कर सकते प्राइस। तो वो एक कंट्रोल है। कोई भी कंपनी मेटफॉर्मिन की फॉर्मुलेशन बनाए, ठीक है, लेकिन वो इंडिविजुअल टैबलेट की कॉस्ट 25 मैक्सिमम रख सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकती। ये कौन कंट्रोल करता है? DPCO कंट्रोल करता है। और 2013 में ये DPCO बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 इज अ लॉ इन इंडिया एम टू प्रिवेंटिंग द इन्फ्लिक्शन ऑफ अननेसेसरी पेन और सफरिंग ऑन एनिमल्स एंड प्रमोटिंग देयर वेलफेयर। 1960 में एक एक्ट बनाया गया, द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट। इस लॉ के अंतर्गत क्या होता है? इस लॉ के अंतर्गत इनका एम ये था कि किसी भी एनिमल को क्रूअल्टी से ना मारा जाए। उनकी जो डेथ, जैसे फॉर रिसर्च, हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो उसके लिए एनिमल्स
जो लेते हैं उनकी जो डेथ करते हैं, ठीक है, रिसर्च के लिए हम जो उनकी डेथ करते हैं उसमें क्रुएल्टी ना हो, पेन ना हो ज़्यादा उन्हें, ऐसी मेथड्स हमें यूज़ करने होते हैं। और लेस एनिमल यूज़ भी करा जाता है अब, ठीक है। ये प्रमोट करता है ये एक्ट। नेक्स्ट है द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। This is a law that protects new invention by giving inventors the exclusive right to make, use or sell their invention for a certain period of time। अगर कोई भी एक इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सन है, उसने किसी चीज़ को इन्वेंट करी, ठीक है, तो उस इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई और ना क्लेम करे, पेटेंट कराया जाता है, जो कि इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर कराया जाता है। इससे क्या फ़ायदा है कि जो उसने पेटेंट कराया है वो एक सर्टेन पीरियड के लिए हो जाता है, ठीक है। सर्टेन पीरियड अगर आपने इंडिया में करा, इंडियन पेटेंट एक्ट है 1970, इसके अंदर आपने कोई पेटेंट करा दिया, उसके अकॉर्डिंग आप उसे, आपका कोई रिसर्च वर्क कोई चोरी नहीं कर सकता, ये नहीं क्लेम कर सकता कि ये हमारा वर्क है और आपने कैसे कर दिया, इसलिए उसका पेटेंट कराया जाता है। उसके बाद वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसका यूज़ कर सकता है या वो किसी को अपनी इन्वेंशन दे सकता है उसकी खुद की विलिंग से, ठीक है। नेक्स्ट है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट 1971 and Rule 1975 allow for legal and safe abortions in India under certain conditions to protect women's health and right। 1971 में एक एक्ट आया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसके अंदर कोई भी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वुमेन, उसको हेल्थ इश्यूज़ हैं या हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो एबॉर्शन कराना चाहती है, तो वो लीगल एंड सेफ है इंडिया में। आप अपनी कंडीशंस जो है दिखा सकते हो जाके डॉक्टर को, और अपने वो एक वुमेन का राइट है, ठीक है, जो इसके अंदर कवर होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो उसे कोई भी मना नहीं कर सकता अबॉर्ट कराने के लिए, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने पढ़ा है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जिसके अंदर हमने जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ फार्मेसी, हिस्ट्री एंड वेरियस एक्ट्स रिलेटेड टू ड्रग्स हमने कवर करा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।